बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ईआरडी की कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टडी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। Databases are normalized to avoid data redundancy and inconsistency. There are 5 normal forms of normalization of database. First, three forms will be discussed here to understand the concept of normalization. The rest are beyond the scope of this book. इसमें हमारे पास 5 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म जो है उनको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहली बात यह है, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो आपके पास इसमें बुक में गिवन नहीं है, तो वो आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए आपको यहां से इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू अवॉइड डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी, या फिर आप ऐसे कह लिख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिड्यूस, या आप कह सकते हैं टू रिमूव द रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा विद इन डेटाबेस। तो इस तरह से आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। टू गेट टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी ब्रेक अप आवर डाटा इनटू इट्स रिलेटेड डाटा ग्रुप्स। बेसिकली रॉ फॉर्म में आपके पास जब डाटा आप राइट करते हैं तो वो आपके पास जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। एट एवरी रो एंड कॉलम इंटरेक्शन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू रेदर देन अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो डाटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा और अननॉर्मलाइज्ड कब होगा? जब अननॉर्मलाइज्ड है तो यहां पर आपके पास रिपीटिंग ग्रुप्स आ सकते हैं। रिपीटिंग ग्रुप से क्या मुराद है कि लेट्स से कि यहां पर एक रिकॉर्ड है, ये आपके पास 481 राजा इमरान, और ये आप इसको एक ही कॉलम में कर लें। एक कॉलम में आप 481 लिख लें, यहां पर एक ही सेल में एक ही जगह पे आप राजा इमरान लिखें, और ये आगे जो टेलीफोन नंबर है ये भी देखें एक ही है, ये भी एक ही सेल में आ जाएगा, लेकिन आगे जो बुक की आईडी है वो इसी सेल में आप 2 आईडीज डाल दें, ठीक है। और टाइटल में भी इसी सेल में आप दोनों ये रखते हैं। इंट्रोडक्शन एक्चुअली अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म आपको गिवन नहीं है, इसलिए मुझे इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आप ये समझे कि आपने ये यूजिंग इंटरनेट वाली बुक भी इसी आपने सेल के अंदर अगर राइट कर देनी है, और इसी तरह अली अहमद और रिजवान अहमद भी इसी सेल में राइट कर देना है, और 206 और 2006 और 2009 भी इसी सेल में राइट कर देना है। अब आपके पास क्या हो रहा है, रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं। यानी यहां पर तो आपके पास 481 की एक एंट्री है, नेम भी एक है, फोन नंबर भी एक है, लेकिन बुक की आईडी 2 आ रही है, बुक के टाइटल 2 आ रहे हैं, बुक के ऑथर 2 आ रहे हैं, और पब्लिकेशन 2 आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, दीज आर कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप्स। तो ये आपके पास होता है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डाटा। हो सकता है एग्जाम में जब आपको कोई इस तरह की एग्जाम्पल आए तो आपको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डाटा आए, तो आपने नॉर्मलाइज क्या करना है कि आपने हर एक जगह पर एक एटॉमिक वैल्यू डाल देनी है। जहां जहां रिपीटिंग ग्रुप्स थे, यहाँ रिपीटिंग ग्रुप्स जैसे मैंने आपको बताए थे कि 2 बुक्स की आईडी आ रही है, तो आप एक बुक की आईडी एक लाइन में एक रो में डाल देंगे, रेलिवेंट नेम और उसका ऑथर और उसकी पब्लिकेशन डेट एक में डाल देंगे, दूसरी रो में डाल देंगे, और यहाँ जो है ना वैल्यूज ये रिपीट कर देंगे। यानी आपने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया है, एक सेल में एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, एट एवरी रो एंड कॉलम इंटरेक्शन। ये बेसिकली इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे देयर एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू रेदर देन लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ अननॉर्मलाइज्ड में गिवन नहीं है। अगर ये डाटा इसी टेबल को आप अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये फोन नंबर भी दोनों एक सेल में चले जाएंगे, आईडीज भी दोनों एक सेल में चली जाएंगी। तो क्या हो रहा होगा, एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन पे 2 वैल्यूज आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आप उसको रिमूव करके रो के एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे सिंगल वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपने डाटा को नॉर्मलाइज कर लिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ले आए। इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड। रिपीटिंग ग्रुप्स जो थे हमने उसको रिमूव कर दिया। To understand how to obtain the first normal form, consider the table 7.23. यही टेबल आपको गिवन है। It is in unnormalized form and store information about the member of library
अच्छा, उन्होंने इसको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म दिया है। बेसिकली इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स गिवन नहीं है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इन एग्जांपल से, ठीक है। तो अब देखें कि ये अगर उसको अननॉर्मलाइज्ड कह रहे हैं तो उसके बाद इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, रिपीटिंग ग्रुप्स कैसे इसमें से रिमूव कर रहे हैं। एक वो चीज मैंने आपको बता दी है कि आप इसको यहाँ से मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उनको सिंगल सिंगल में डाल देंगे। आपको पहली डेफिनेशन से मेरी बात जो है वो उस पर समझ आ जानी चाहिए कि डेफिनेशन में क्या गिवन है। एट एवरी रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू। तो वो होता है रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करना। अब हम बुक के पैटर्न को भी देख लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द प्राइमरी की इज द मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी जो है वो प्राइमरी की है। एंड वी हैव टू फील्ड्स, नेम एंड टेलीफोन नंबर रिपीटिंग देमसेल्व्स। तो ये देखा था आपने, यहाँ नेम, यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, नेम और टेलीफोन। वैसे मैं आपको बता दूं टेक्निकली स्टूडेंट्स के हम इस तरह पहले ही लेवल पे जो है ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल्स पे डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप बुक में चूंकि गिवन है तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये जो है ये अननॉर्मलाइज्ड टेबल नहीं है, ये नॉर्मलाइज हुआ हुआ है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसके रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव किए हुए हैं। इसको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी ये सारी वैल्यूज एक एक, इधर एक एक एंट्री आएगी, उसके सामने ये दो दो एंट्रीज आ जाएंगी। एनीवेज ये नासिर अली वाले डाटा के सामने तीन एंट्रीज आ जाएंगी। बहरहाल हम बुक को फॉलो करना हमारे लिए कंपल्शन है, हम उसको भी जरूर देखेंगे कि ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। In this example, the primary key is the member ID and we have two fields, the name and telephone। अब repeating groups इन्होंने किस तरीके से रिमूव किए हैं कि मेंबर को आईडी अलग कर दिए हैं, नेम अलग कर दिए हैं और टेलीफोन नंबर अलग कर दिए हैं। तो ये भी एक मेथड हो गया, रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव हो गए आपके पास। यहाँ जो रिपीटिंग वैल्यूज आ रही थी, अब ये जो नहीं रिपीट हो रही थी उनका क्या करें। अब ये तो रिपीट नहीं हो रही है, अब देखें यहाँ से तो रो डिस्टिंक्ट आ रही है। तो फिर हमारे पास इस तरह अगर रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करने हैं तो फिर यही मेथड है कि इनको यहाँ से उठा दें, इनको उठा के नया टेबल बना दें। वो टेबल हमने यहाँ बना दिया। अब देखें अगेन यहाँ पर आ रही है आपके पास मेंबर की आईडी भी आ रही है, बुक की आईडी भी आ रही है, बुक का टाइटल आ रहा है। और अब यहाँ क्या चीज रिपीट हो रही है, मेंबर आईडी रिपीट हो रही है, ठीक है। मेंबर आईडी रिपीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बाकी तमाम चीजें जो है यूनिक है। ये वैल्यू रो पूरी यूनिक है, ये रो यूनिक है एंड सो ऑन। तो ये भी एक दूसरा तरीका है आपके पास रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने का। द अदर नॉर्मल फॉर्म्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड इन द सिमिलर वे बाय फर्दर ब्रेकिंग अप द टेबल एंड रिमूविंग द रिपीटिंग इंफॉर्मेशन इफ एग्जिस्ट। तो इसी तरीके से हम एक पहले हमारे पास रॉ फॉर्म में डाटा होगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको रिफाइन करते जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हुए। तो अब देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि इसमें हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। अब सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। टू मूव इनटू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ऑल पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी रिमूव्ड। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अकर व्हेन देयर इज अ कंपोजिट की and only one part of the key is needed to determine one or more other attribute। आपके पास कंपोजिट की है, यानी एक की में दो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास जो है किसी एक इंफॉर्मेशन से भी आप जो है वो एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का तयन कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर कंपोजिट की हमें क्या जरूरत है, इट मीन्स कि इसके अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, वी हैव टू प्रोजेक्ट पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इनटू इट्स ओन टेबल। तो डेफिनेटली हम उनको सेपरेट करके उनका टेबल अलग कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं इन आवर एग्जांपल वी हैव टू फर्दर चेक इफ वी आर कीपिंग मोर डाटा देन वी नीडेड इन आवर रिलेशन। इफ वी लुक एट द टेबल 7.25, तो 7.25 हमारे पास कहां पर है, ये पूरा टेबल है, ठीक है। तो इसमें आपके पास अगर ये कंबाइन हो, अब एक्चुअली ये टेबल जो है ना पूरे की पूरी अपनी फॉर्म में शायद डायग्राम्स कम करने के लिए ऐसा किया गया है या क्या रीजन है, तो ये एक्चुअली कहीं पर अननॉर्मलाइज नहीं गिवन कहीं पे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको नहीं गिवन, इसकी डायरेक्टली आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म गिवन है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपने इसको गौर से मेरी बात को सुनना है। अगर आप इसको इकट्ठा कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर इसके आगे यूनिट नेम आएगा, डेटाबेस डिजाइन, एक आपके पास यूनिट नेम का कॉलम आएगा। उसके बाद इसे 471 के आगे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। यहाँ 4 to 24 2 के आगे जो है
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। और इसी तरीके से यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ दोबारा आपके पास जो है वो आएगा डेटाबेस डिजाइन, यहाँ पर दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और यहाँ अकाउंटिंग आएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ इस वाले जगह पर वैल्यूज रिपीट हो रही थी, तो इनको हटा के जो है बेसिकली यूनिट कोड और यूनिट नेम को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी हमें यूनिट कोड रखना जरूरी था, इसलिए हमें यहाँ पर जो है ये अब यूनिट कोड यहाँ यूनिक है, लेकिन स्टूडेंट आईडी जो है वो डेफिनेटली रिपीट होगी, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसके टेक्स्ट को रीड करते हैं तो आपको शायद बेहतर कुछ समझ में आ जाए। वैसे ये एग्जाम्पल इटसेल्फ थोड़ी वेग है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेटाबेस की और आगे इसकी जो है मजीद अपना डेटाबेस डेवलप करेंगे, तो मैं उस वक्त आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपके पास जो है ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है इससे क्या मुराद है। In our example, we have further check if we are keeping more data than we need. तो टेबल में देखें, we can see that for every unit code, we are also storing the unit name. It will make more sense if we look up the unit code in another table and find the unit name in its unit name को अलग कर दें। ठीक है, तो इसमें this is how we can avoid the duplicate information entered in the unit name field. Unit name is only dependent on unit code. अब ये जो यूनिट नेम था ये स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, और ये सिर्फ यूनिट कोड पे डिपेंड कर रहा था। तो क्योंकि एक ही यूनिट है उसको डिफरेंट स्टूडेंट ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये स्टूडेंट की आईडी से इसका कोई ताल्लुक बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, स्टूडेंट आईडी को यहाँ से अलग कर दिया और यूनिट कोड और यूनिट नेम के टेबल को हमने अलग कर दिया। इस तरह से हमने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया। अब देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है उसका तयन करने के लिए हमें दूसरा एट्रीब्यूट चाहिए और दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू का तयन करने के लिए तीसरा चाहिए। यानी आपके पास कोई एक ऐसी की नहीं है जिससे आप पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सके। यहां देखेंगे कोर्स नेम डिपेंड कर रहा है कोर्स कोड पे, और इस तरह जो यूनिट नेम डिपेंड कर रहा है यूनिट कोड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रहा है। ये इसमें से देखें ये की एट्रीब्यूट तो एक ही होगा, या तो यहाँ यूनिट कोड इस पे टेबल की प्राइमरी की है या कोर्स कोड है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है अब यूनिट नेम जो है ये कोर्स कोड पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोर्स नेम जो है ये यूनिट कोड पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से अगर सपोज हम एज्यूम कर लें यूनिट कोड हमारा की एट्रीब्यूट है, तो ये तीन नॉन की एट्रीब्यूट हो गए। तो ये हमारा जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है कोर्स नेम, ये दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट यानी कोर्स कोड पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि हमें कोर्स का नेम जानने के लिए कोर्स की आईडी पता होनी चाहिए। अगर हमें यूनिट की आईडी पता चल जाए तो हम डायरेक्टली कोर्स की आईडी कोर्स का नेम नहीं तलाश कर सकते। ये डिपेंडेंसी आ रही है, इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब देखते हैं जी इसमें क्या हो रहा है। इन ऑर्डर टू रीच थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑल द ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी रिमूव्ड। Similar to partial functional dependency, transitive functional dependency occur when non-key attribute can determine another non-key attribute। ठीक है, तो एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है या उस पर डिपेंड कर रहा है। Transitive functional dependencies are removed by projecting out the transitively dependent attributes to another table। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसको दूसरे टेबल में हटा के अलग कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिट कोड, यूनिट नेम और कोर्स कोड रहेगा और कोर्स का टेबल हम यहाँ से अलग कर दें। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये टेबल ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब हमें कोर्स नेम के लिए सिर्फ इस टेबल में देखना पड़ेगा, दो कोर्सेज हैं, दो आईडीज हैं, और वहीं से हमें कोर्स का नेम पता चल जाएगा। जबकि यहाँ पर ये कोर्स रिपीट हो रहा था, कंप्यूटिंग का 3 दफा, ई कॉमर्स का जो है वो 1 दफा आ रहा था, ये इसका कोड भी 3 दफा जो है रिपीट हो रहा था। कोड तो डेफिनेटली रिपीट होगा क्योंकि अगर ये स्टूडेंट्स जो है या इन यूनिट्स के साथ ये वाला कोर्स कोड एसोसिएटेड है तो वो तो रिपीट होगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो कोर्स नेम रिपीट हो रहा था वो हमने हटा के नए टेबल में डाल दिया। तो इस तरह हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। इसके साथ ही हमारे पास जो है ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे लेक्चर का कुछ टाइम बाकी है तो हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं।
तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन डिफरेंट फाइल्स इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। ठीक है। उसके बाद इफ डाटा इज नॉट अपडेटेड इन अ फाइल in file based data management system, what type of problem it will cause? तो अगर डाटा प्रॉपर अपडेट ना हो तो डेफिनेटली डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर हर जगह जहां उसे अपडेट होना चाहिए वहां नहीं हो रहा। अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टपल। ठीक है, सोच समझ के आपने इसका आंसर करना है, ऑप्शन चेंज भी आ सकती है एग्जाम में। एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फील्ड। ठीक है, बाकी ये दोनों चीजें जो है तीनों उस पे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। What is a thing of interest in an organization called about which data is to be held? तो हमारे पास क्या चीज है, एंटिटी है जो हमारे इंटरेस्ट की चीज है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। Which type of database data is held in tables and tables are linked by the common field? कौन से डेटाबेस के अंदर किस मतलब जो हमने डेटाबेस की टाइप्स देखी हैं उसमें कौन सी ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो है कॉमन फील्ड के जरिए डाटा को लिंक किया जाता है। तो इसमें आपने सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस ही पढ़ा है और उसमें आपने देखा है कि कॉमन फील्ड के जरिए जो है वो एक प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की के तौर पे जारी होती है, तो बाकी जो है उसके अंदर आपको जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। इन विच डेटाबेस मॉडल्स डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। आप इसमें देखें ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपने कौन सा देखा है, तो हायरार्किकल डेटाबेस में हमने देखा था कि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। What refers to the maximum number of times an instance in one entity can be associated with instant in other entity? तो ये वन टू मैनी और उसकी बात हो रही है। कार्डिनलिटी में हमारे पास ये ऑप्शन थी मैक्सिमम की, और मोडालिटी में मिनिमम की बात हो रही थी कि एटलीस्ट वो उनके दरमियान रिलेशनशिप की जरूरत है भी या नहीं, यानी मैंडेटरी और ऑप्शनल जो है वो मोडालिटी है। उसके बाद है व्हाट रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये डेफिनेटली आपके पास ये पूरा इसको रीड जरूर आपने करना है। एन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंट इन अदर एंटिटी। उसके बाद व्हाट इज अ की फील्ड कॉल्ड that is used in relationship between tables whose value matches a primary key in an other table। तो प्राइमरी की से जिसकी मैच कर रही है दूसरी वैल्यू वो फॉरेन की कहलाती है। तो यहां हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, तो ये आपके पास पेज 107 पर गिवन है। डाटा की डेफिनेशन है, इसको आप कंप्लीट राइट कर लें। डाटा रेफर्स टू द फैक्ट एंड फिगर्स इन रॉ फॉर्म not in organized form. Data is the raw material given as input to the computer for processing. For example, item code, description, quantity, price of item purchased in a store and data. यहां तक आप इसको लिखेंगे सिर्फ, और बाकी पार्ट इसका आप नहीं नोट करेंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेशन में भी आप पहले यहाँ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज से लेकर इन ऑल सब्जेक्ट इज डाटा यहां तक जो है कर लेंगे, और बाकी जो है वो इसका हिस्सा नहीं करेंगे, इसके आंसर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक मैंने इसलिए काटा है कि वो चूंकि व्यू में आ रहा है आपके, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ डेटाबेस। इसका आंसर आप पेज 108 से देख लें। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर द नेम, टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेस। यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट कर लें, और उसके बाद ये ज्यादा डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेटाबेस किसी भी साइज कम्प्लेक्सिटी का हो सकता है, लेकिन इतना आंसर भी आपका इनफ है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस के बारे में अब आपने बताना है, वो भी हमारे पास इसी पेज पर है 108 पर ही। A database management system is a set of programs that allow the user to create, maintain and manipulate database and store and retrieve the information. It provides user friendly access, और यहां तक जो है आप इसे करेंगे यूजर प्रोडक्टिविटी तक, यहां तक कर लें। उसके अलावा जो है आप इसमें ये मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये शॉर्ट है, कम नंबर का है, तो इतना ही काफी है।
और अगर ये कुछ ज्यादा मार्क्स का आता है तो फिर आप ये सारी डिटेल भी डाल दें, ये पॉइंट्स भी डाल दें और डीबीएमएस हेल्प टू गिव इंटीग्रेटेड व्यू यहां तक फिर यूजर तक आप कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही 3 मार्क्स की डेफिनेशन आती है तो ये आपके पास जो शुरू के पैराग्राफ की 4 लाइंस हैं ये मोर देन एनफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है आपके पास, व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। ये आपको पेज 111 पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो गिवन है इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है। ये कंप्लीट इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से लेकर यहाँ फील्ड और एट्रीब्यूट तक बता दें। इसमें ये पूरे लिखा आ जाएगा कि इसके अंदर डाटा रोज टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीज। तो इनका आंसर आपको पेज 114 एंड 115 पे मिल जाएगा। प्राइमरी की आप यहां से एज इट इज लिख लेंगे, ईच एंटिटी इन अ डेटाबेस मस्ट हैव अ यूनिक की, फील्ड नोन एज प्राइमरी की। और यहां तक जो है, यहाँ ये फील्ड तक की, फील्ड तक आप इसको जो है इसको रखेंगे इतना कंप्लीट। और जो आपके पास दूसरा है, दूसरी की आपसे पूछी गई है प्राइमरी के साथ सेकेंडरी की, तो वो यहाँ पेज 115 पे जो सेकेंडरी की गिवन है आप यहां से इसको पूरे का पूरा जो है ये नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th पार्ट, डिफाइन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। इसका आंसर आपको डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज वाले पेज पे मिल जाएगा, पेज 113। इसके ऊपर आपको एट्रीब्यूट और एंटिटी दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। यहां ये आपको एट्रीब्यूट की एंटिटी है, फील्ड और एट्रीब्यूट इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल पीस ऑफ डाटा। इसमें आप ये सारी एग्जांपल्स भी लिखेंगे कि एक अगर स्टूडेंट का की एंटिटी है तो उसके आपके पास बेशक ये 3 लिखते हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास, 3 एट्रीब्यूट्स है और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो एट्रीब्यूट के लिए आपने ये कंप्लीट लिख देना है और एंटिटी के लिए भी इसी पेज पे 113 पे आप ये लिख देंगे, ये आपके पास जो है डेटाबेस टेबल और रिलेशन इज अ फाइल दैट कंटेन्स अबाउट डाटा अबाउट सिंगल एंटिटी। तो ये आ गया, इट इज कॉल्ड एन एंटिटी। एंटिटी कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग भी यहाँ पे ऐड कर लें और एग्जांपल दे दें, ये है। और उसके बाद अ डेटाबेस टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसकी जरूरत नहीं है ये साथ ये लिखने की। तो जो आपके पास पहला वाला पार्ट है इतना ही एंटिटी की डेफिनेशन के लिए ठीक है। और एग्जाम्पल आपको यहाँ एग्जाम्पल्स आप जरूर 1-2 बता दें और फिर जब उसी एग्जाम्पल के आपने एट्रीब्यूट भी सेकंड पार्ट में बताने हैं। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो 6th पार्ट है, डिफाइन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, इसका आंसर आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, पेज 116 पर जो गिवन है आपको, इसमें आपको के पास है यहाँ पर, ये देखिए, एन एंटिटी इज द मेन डाटा ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, और यहां से लेकर एट्रीब्यूट तक, ठीक है। आप यहां से भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने एग्जाम्पल जो है वो जरूर देनी है। उसके साथ फिर आप इसमें से 1-2 एग्जाम्पल कुछ एंटिटीज की और उसके फिर एट्रीब्यूट्स की भी आप जरूर साथ शामिल कर लें। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय एन इंस्टेंस। इसका आंसर आपको पेज 121 पे एक लाइन में मिल जाएगा। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, काट नहीं रही। एन इंस्टेंस इज इन अ डेटाबेस इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, यहां से आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली कि आपके पास जो टेबल है पूरा, उसके अंदर जो एक रो होती है वो उसका एक इंस्टेंस कहलाता है। तो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। और लेकिन ये कि टेबल का भी इंस्टेंस हो सकता है, इसलिए जेनेरिक इसकी डेफिनेशन यही है कि इंस्टेंस इन अ डेटाबेस इज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि आप किस चीज के इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो उसका जो एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर स्टूडेंट टेबल है तो उसमें जो कंटेंट में क्या है, स्टूडेंट्स के नेम है, तो एक स्टूडेंट का जो डाटा है वो उसका एक इंस्टेंस है। अगर उस टेबल में 5 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है तो उस टेबल के 5 इंस्टेंसेस हैं। तो वो बेसिकली टेबल के पूरे टेबल का इंस्टेंस कहलाता है। इसलिए आप उसे रो की फॉर्म में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसी तरह डिफाइन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी, वो भी आपको यहीं पर ही आंसर मिल जाएगा। ये कार्डिनलिटी और मोडालिटी को एज इट इज पूरे का पूरा आप राइट कर दें। कार्डिनलिटी ये है और मोडालिटी ये है, इससे ज्यादा इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है व्हाई इज इट नेसेसरी टू नॉर्मलाइज रिलेशनल डेटाबेस। इसका भी बिल्कुल शॉर्ट आंसर आपने लिखना है जो आपके पास आ रहा है। इसका आंसर पेज 127 के एंड पे जहां नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है उसको आप इसका वहां से आंसर लिखेंगे। अब यहाँ है व्हाई इज इट नेसेसरी, तो नेसेसरी क्यों है यहाँ पर कि डेटाबेस आर नॉर्मलाइज टू अवॉइड, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड, यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी टू अवॉइड डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, और उसके बाद इसकी बेशक ये 5 लिख दे और यहां तक लिख दे, ये आगे जो है लाइन हटा दे। तो मैं रिपीट कर देती हूं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू अवॉइड redundancy and inconsistency. There are 5 normal types of normalization, 5 normal forms of normalization of database. Next है आपके पास define schema. इसका आंसर पेज 126 पर मिल जाएगा। The word schema is a Greek word which means the shape or data. तो ये पूरा का पूरा schema जो है ये यहां तक, यानी डेटाबेस स्कीमा का भी उसमें जिक्र आ जाएगा। ये पूरा इसका यहां से आप आंसर इसका प्रिपेयर कर लें। अब देख लेते हैं हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स इनके कैसे प्रोवाइड करने हैं हमने। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस ओवर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर पेज 109 से ये फुल फ्लैज आपका ये पार्ट बन जाएगा कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंप्लीट यहां तक आएगा, ये बैकअप एंड रिकवरी भी सारा, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे डाटा सिक्योरिटी तक, यानी पेज 109 और 1010 पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिस्क्राइब द टास्क परफॉर्म्ड बाय हिम। तो ये भी आपके पास यहाँ ये है रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, तो इसका आंसर जो है आपके पास ये कंप्लीट आ गया। उसके बाद देखते हैं डिफाइन डेटाबेस मॉडल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। बिल्कुल इसके फौरन बाद ये डेटाबेस मॉडल आ गया और इसकी सारी टाइप्स जो हैं, यानी यहां से लेकर ये सारा और ये भी सारे का सारा, ये कंप्लीट पेज यहां से लेकर ये वाला कंप्लीट पेज और इससे अगला जो है यहां तक, जहां ये आपके पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है डिस्कस हुआ है, यहां तक इसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेटाबेस डिजाइन। अब डेटाबेस डिजाइन जो है वो आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका आंसर पेज 117 में डाटा मॉडलिंग जो है यही बेसिकली आपके पास डेटाबेस डिजाइन है, और इसके अंदर ये सारे आपके पास यानी स्टेप्स उसके आ जाएंगे कि आप किस तरीके से यहां से आप स्टार्ट करेंगे डाटा मॉडलिंग से। उसके अंदर ये एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप और ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें फिर हम ईआर डायग्राम भी आएगा, रिलेशनशिप्स भी आएंगे, और उसके अलावा एंटिटी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर चाहें तो आप इसको सिर्फ रिलेशनशिप्स तक जो है यहां तक स्टॉप कर सकते हैं, टाइप्स पे बेशक ना जाए, डिपेंड करता है आपके पास अगर टाइम है तो फिर ये आप कार्डिनलिटी वगैरह भी यानी एग्जांपल्स तक आपको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका फुल फ्लैश जो है वो सारे स्टेप्स इसमें शामिल हो जाएंगे डेटाबेस के डिजाइन के। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो फिर आप उस सूरत में ये कर सकते हैं कि सिर्फ रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर दें, डिग्री तक डिटेल में ना जाए, यानी लेकिन ये जरूर बतानी है, ईआरडी बतानी है, उसके अंदर फिर आपने एंटिटी और एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, और उसके अलावा फिर यहां से छोड़ दें टाइप्स इसकी, और कार्डिनलिटी, और ये जो नेक्स्ट सिर्फ कार्डिनलिटी और मोडालिटी ये बता दें, तो इस तरह भी इसका एनफ आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज एन ईआर डायग्राम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ईआर डायग्राम आपके पास हेडिंग में उससे मौजूद है।
ये यहाँ पर पेज 118 से, और इसको आप कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसके तमाम रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और सारा फर्दर कार्डिनलिटी मोडालिटी तक, क्योंकि ये सब चीजें कंपोनेंट्स हैं आपके पास ईआरडी के यहाँ तक। तो ये इसको कंप्लीट, इसकी सिंबल्स जो है आप एग्जैक्टली जहां तक पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया उतना ही ये तकरीबन इसका आ रहा है। बस पहले वाले में शुरू में डाटा मॉडलिंग वाला स्टेप भी शामिल है, इसमें वो शामिल नहीं है। उसके बाद व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन द फर्स्ट 3 फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स विद एग्जांपल। इसका आंसर पेज 127 पे आप यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन यहां से, और उसके बाद नेक्स्ट इसके पेजेस जो है वो सारे कंप्लीट, ये वाले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये सब आ जाएगी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। एग्जांपल्स इनके साथ ही गिवन है, तो ये कंप्लीट सारे का सारा बाय द एंड ऑफ चैप्टर तक जो है ये सारा आ जाएगा। आप टेबल्स जो है आप तकरीबन यही दें, एग्जाम्पल तो ज्यादा सुटेबल है, और चाहे तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बना लें तो आप कोई सिंपल एग्जाम्पल को भी अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है इसकी लैब एक्टिविटीज में डिफरेंट डेटाबेस डिजाइन करने बताए गए हैं, ये डिजाइन करके आप मुझे ये चेक करवाएं एज एन असाइनमेंट, और उसके बाद जो है फिर आप इसकी हेल्प के बाद जो है ये करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट जो है डिजाइन करने के काबिल भी हो जाएंगे कि वहां पर आपने कौन सा टॉपिक चूज करना है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल का चैप्टर रह जाता है नेक्स्ट, डेटाबेस डेवलपमेंट, जो थ्योरी में आपके पास शामिल नहीं है लेकिन आपने प्रैक्टिकल के लिए ये पूरा चैप्टर हमने स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। यूनिट नंबर 7 तक हमारा जो है सारा काम इंक्लूडिंग एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।